नमस्कार। क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट अपन ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक और हमने इनको डिटेल स्टडी की। जो हमने टॉपिक लिए थे फर्स्ट यूनिट के अंदर, उसमें कुछ जो टॉपिक हैं वो आपको याद करने के हिसाब से है, उनको बिल्कुल वैसे की वैसी उनकी डेफिनेशंस वगैरह आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आज हम इन्हीं टॉपिक को एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो इस यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने मेन कौन कौन से टॉपिक लिए थे और आपको इसमें से इनकी एज इट इज़ डेफिनेशंस याद रखनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है केमिकल बॉन्ड। कि एक केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे कि हम अगर इसकी डेफिनेशन लें तो ऐसा फोर्स जिसके द्वारा दो अथवा अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में लगते हैं वो रासायनिक बंध कहलाते हैं। ऐसे ही दूसरा आता है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जब दो परमाणु आपस में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे हुए होते हैं तो जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगी। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन हमने लिया, इसको भी हमने डिटेल स्टडी ली थी। तो हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और उसको हमने समझाया था। जैसे इसके अंदर आते हैं इसकी टाइप्स, कितने तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसमें मेन हमने लिया था sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हम एक एग्जांपल लें sp हाइब्रिडाइजेशन का, अगर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो उससे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। दो मिलेंगे तो दो ही नए बनेंगे वगैरह वगैरह। ये अपन ने पूरी इसकी डिटेल स्टडी की थी कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आपको ये बिल्कुल उसी तरीके से याद रखना होगा। उसके बाद हमने लिया था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी, इनकी भी डेफिनेशन और उसके बाद उसके एग्जाम्पल। देन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर वो आता है लोकलाइज और डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड, कि कौन से बॉन्ड लोकलाइज होते हैं, कौन से डीलोकलाइज होते हैं, और लोकलाइज और डीलोकलाइज में फिर स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, ये सब हम इसके अंतर्गत ले चुके थे। देन इसके अंदर आता है फिर अंतर्निहित यौगिक कि ये कैसे बनते हैं, कि जब कोई पदार्थ जो है वो जालक के छिद्रों में फंस जाते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनते हैं वो ये अंतर्निहित यौगिक, जैसा इनका नाम है, एक के अंदर दूसरे का फंसना। आपको बिल्कुल उसकी एज इट इज डेफिनेशन याद करनी होगी। तो ये बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के फिट हो जाते हैं किसी दूसरे जालक के छिद्रों में, तो ऐसे कंपाउंड को हम अंतर्निहित यौगिक कहते हैं। फिर इसकी हमने टाइप्स ली थी, ये कितने टाइप के होते हैं। उसके अंदर कैनाल कंपाउंड और क्लेथरेट कंपाउंड ये हमने लिए थे। देन आता है रेजोनेंस, अनुनाद का सारा हमको कहाँ लेना होता है कि जब मॉलिक्यूल के सारे करैक्टर हम एक ही स्ट्रक्चर से नहीं समझा पाते हैं तो वहाँ पे हम अनुनाद लेते हैं, अनुनाद को समझाते हैं, फिर उसके हर एक स्ट्रक्चर को हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और उससे समझाते हैं। वास्तविक संरचना उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फिर हाइब्रिड होता है। तो रेजोनेंस को भी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल लेने होते हैं और फिर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। तो इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए
अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद हमने ली एरोमेटिसिटी। एरोमेटिकता जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करते हैं उसमें वो एरोमेटिक होते हैं। तो कौन से एरोमेटिक होंगे, कौन से एरोमेटिक नहीं होंगे, इसकी भी हमने इसको विस्तृत रूप से लिया था कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हम फॉर्मूले से निकालते हैं और फिर उसकी एरोमेटिकता को समझाते हैं। इसी तरीके से फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का, एक हाइड्रोजन जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है तो जो बॉन्डिंग होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये बहुत वीक बॉन्ड है। और इसकी टाइप्स कि ये कितने तरीके के होते हैं, उसमें हमने 2 तरीके के लिए थे हमने इसके, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। और इसको देखा कि ये है तो बहुत वीक, पर फिर भी किस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल के करैक्टर को चेंज कर देता है, इसकी डिटेल स्टडी हमने ली थी, जिसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये जो कंपाउंड है उनके किस तरीके से अगर एक ही मॉलिक्यूल में बने या 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में बनता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इवन इनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, लिक्विड और गैस स्टेट में ये आ जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सारा अपन डिटेल इस पिछले अपने जो लेक्चर थे उसमें अपन ले चुके थे। तो इसको भी आपको देखना है और याद रखने हैं इसके कुछ उदाहरण। ये सब इसके अपन ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिए थे। उसके अलावा इसमें एक और हमने लिया था, वो था फॉर्मल चार्ज, कि किस तरीके से इसका फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। इसके अलावा एक इंटरमीडिएट्स लिए थे, उसमें कार्बोनियम आयन, कार्बीन, फिर उनकी स्टेबिलिटी कि ये इनकी स्टेबिलिटी कैसे होते हैं, उससे उसकी रिएक्टिविटी को भी हम पता लगाते हैं। जैसे अब यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, टर्शियरी कार्बोनियम आयन, इनकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती और रिएक्टिविटी कैसे इनकी कम होती है, उसके लिए हमने इसको इंडक्टिव इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाया था। ऐसे ही अपने फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए भी फार्मूला लिया था, उससे कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्मल चार्ज हमने निकाले थे, चाहे वो आयन हो उसका भी फॉर्मल चार्ज निकाला जा सकता है, मॉलिक्यूल है तो उसका भी फॉर्मल चार्ज निकाला जा सकता है, और उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसे आता है। ये यहाँ पर हमने 1-2 क्वेश्चन भी दिए हैं रिएक्टिविटी और फॉर्मल चार्ज निकालने के। वैसे अपन ने लेक्चर लिया था उसके अंदर भी ये एग्ज़ाम्पल लिए थे कि कैसे हम इनकी स्टेबिलिटी को बताते हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बीन, इन सब की, और फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है इन आयंस के और मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ये कुछ इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार हमने इसको वापस रिवाइज़ किया है। थैंक यू।